तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ये जो फॉग बीस्ट बनता है ये वांगलिंग की तरफ अटैक कर देता है। अब आगे, अब जैसे ये बीस्ट आगे बढ़ता है वांगलिंग तुरंत ही अपने दो उंगलियों को आगे बढ़ाता है, तलवार जैसा शेप देता है और इस पर खुद अटैक कर देता है। फॉग बीस्ट ये तुरंत ही कोलैप्स कर जाता है, लेकिन क्योंकि फॉग है तो फॉग में बदल जाता है और दोबारा से बनने लगता है। वांगलिंग जहाँ पर ये फॉग फिर से बन रहा था वहां पे पहुंचता है, एक उंगली पर थंडर पावर को इकट्ठा करता है और इस फॉग पे बढ़ा देता है। फिलहाल थंडर की वजह से ये बीस्ट पूरी तरह से गायब हो जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट बन चुके थे तो लोगों पे अटैक कर रहे थे। वांगलिंग अंडरवर्ल्ड रिवर को यूज करता है और बोलता है थर्ड एबिलिटी, द पावर ऑफ अंडरवर्ल्ड रिवर। और जो भी यहाँ पर फॉग बीस्ट थे इसके अंदर मानो डिवोर हो जाते हैं। अब पूरा फॉग इकट्ठा हो जाता है और एक ह्यूमन शेप में फॉग बीस्ट बनता है जिसकी एक आंख दिखती है। अब जो एंसेस्टर थे वो थोड़ा चैन की सांस लेते, अगर दो आंख बन जाता तो शायद ज़्यादा पावरफुल होता। तो ये वांगलिंग से कहते हैं कि मैं सेलेस्टियल स्लॉटर एरे को एक्टिवेट करता हूँ। वांगलिंग भी पीछे हटता है क्योंकि इसका जो अंडरवर्ल्ड रिवर का पावर था जैसे ही ये बीस्ट बनता है वो मानो गायब सा हो जाता है। फिलहाल वांगलिंग पीछे हटता है और इस पर थंडर बॉल अटैक करता है, लेकिन ये बीस्ट कोलैप्स करता है, फिर से बन जाता है और वांगलिंग का पीछा करता है। और अब तो इसकी बॉडी में थंडर पावर भी था, मतलब जो वांगलिंग ने इस पर अटैक किया था। अब ये बीस्ट वांगलिंग के बहुत करीब पहुंच जाता है। वांगलिंग हेवनली चॉप अटैक करता है, बीस्ट दो भागों में कट जाता है। फिर से वांगलिंग हेवनली चॉप यूज करता है और साथ में स्टॉप स्पेल, और वांगलिंग के ऊपर जो बीस्ट बोन टैटू था वो भी एक्टिवेट होता है। और जो फॉग था मानो वो पेट्रीफाइड होने लगता है, स्टोन के जैसा बदलने लगता है बीस्ट बोन टैटू की वजह से, और फाइनली पूरी तरह से गायब हो जाता है। लोग यहाँ पर हैरान थे क्योंकि जब भी ह्यूमनॉइड फॉग बनता था, मतलब ऐसा फॉग जो ह्यूमन में बदल जाए, तो इन्हें फॉर्मेशन यूज करना पड़ता था। बट वांगलिंग ने अकेले मार दिया था इतने कम समय में। और जो बर्ली मैन था यानी कि अपना टाशान, अब उसे समझ में आता है कि अच्छा ये होता है सेलेस्टियल का पावर। एंसेस्टर शायद इस टेक्निक को पहचान जाते हैं यानी बीस्ट बोन टैटू को, और बोलते हैं विदर डाओ पेयर। अब वांगलिंग बोलता है कि मुझे मिस्टीरियस यन फर्नेस की तरफ लेके चलो। अब ये आगे बढ़ते हैं और टाशान फिर से आगे बढ़ता है। ओल्ड मैन को गुस्सा आता है कि तुमको सीनियर ने बख्श दिया, अभी भी तुम बीच में आना चाहते हो। टाशान माफी मांगता है और कहता है कि मुझे भी मिस्टीरियस इन फर्नेस चलना है। वांगलिंग मान जाता है, मतलब ओल्ड मैन शायद मना करते थे बट वांगलिंग के कहने पे मान जाते हैं। फिलहाल एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पर ओल्ड मैन ब्लड पावर को यूज करते हैं और यहाँ पर वांगलिंग कोल्ड ऑरा फील करता है। अब ओल्ड मैन को आगे बढ़ने के लिए वांगलिंग कहता है पर टाशान इन्हें ब्लॉक कर देता है और टाशान बोलता है कि सीनियर, हमारे एंसेस्टर बहुत बूढ़े हो चुके हैं और यहाँ पर कोल्ड एनर्जी है, तो मैं आपको लेके चलूँ। बट ओल्ड मैन भी थोड़े जिद्दी आदमी थे कि अरे मेरी बॉडी सह सकती है। अब वांगलिंग इस तरह मानो टाशान के हार्ट को देख लेता है, मतलब इसके अंदर चल क्या रहा है, और टाशान भी इसकी आंखों में देखता है, मतलब ऐसा नहीं कि आंखें छिपाए। और वांगलिंग मान जाते कि ठीक है। इधर ओल्ड मैन को समझ में आता है कि टाशान क्या सोच रहा है। अब ये यहीं पे रुक जाते हैं। फिलहाल इस स्पेस के एकदम नीचे पहुंचते हैं जहाँ पर मानो एक अलग दुनिया हो और इसके बीच में एक फर्नेस था 100 फुट के आसपास, और फर्नेस पर टैटू के मार्क्स बने हुए थे बहुत सारे, और उसके आसपास ब्लैक फॉग को भी देखा जा सकता था। ब्लैक फॉग मानो यहाँ से भागना चाहता था बट एक पावर फर्नेस का इसे रोक के रखा था। फर्नेस के ऊपर 9 खोपड़ियाँ थी और ये बीस्ट की नहीं थी, ह्यूमंस की थी। और टाशान बोलता है कि सीनियर यही है मिस्टीरियस सीन फर्नेस। अब वांगलिंग अपना डिवाइन सेंस इस फर्नेस के अंदर भेजता है और तुरंत ही एक वुमेन की आवाज़ इसे सुनाई देती है जिसके अंदर किलिंग इंटेंट भरा था, और वांगलिंग को ऐसा लगता है कि मानो उसका डिवाइन सेंस कोलैप्स कर जाएगा। तुरंत ही ये पीछे हटता है और वांगलिंग अब कहता है टाशान को कि तुम जा सकते हो, मैं यहाँ पर कुछ दिन रहना चाहूँगा। टाशान फाइनली बोलता है कि क्या आप सच में सेलेस्टियल हो। वांगलिंग इसकी तरफ प्यार से देखता है और टाशान अब बताता है कि मैं बचपन से एक चीज़ सुन रहा हूँ कि हमें सेलेस्टियल ने चूज़ किया था, मतलब मेरे एल्डर से सुन रहा हूँ, और हमें पूरा अपना जीवन सेलेस्टियल्स की सेवा में बिता देना है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे समझ में आया ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कभी सेलेस्टियल्स आए ही नहीं, बस एक सेलेस्टियल जेड पड़ा हुआ है टेम्पल में। और ये बताता है कि कुछ सालों में ये जो यिन फर्नेस है इससे फॉग, वो ब्लैक फॉग का कुछ हिस्सा निकलता है जिसकी वजह से मेरे क्लैन मेंबर्स भी मारे जाते हैं, और सेलेस्टियल्स होते तो मैं बचाने आते, और मुझे तो अब विश्वास भी नहीं है। इधर वांगलिंग सोच रहा था कि ये लोग चोजन इमॉर्टल क्लैन है और सुजाकू प्लेनेट पे फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन है, कुछ तो बात है। इधर टाशान फिर से पूछता है कि क्या आप सेलेस्टियल हो, क्या सेलेस्टियल इस दुनिया में है। वांगलिंग अब इसे प्यार से कहता है कि नहीं, मैं सेलेस्टियल नहीं हूँ। टाशन को और बुरा लगता है और वांगलिंग अब इसे बचाता है, बताता है कि देखो सेलेस्टियल्स हो सकते हैं कि कुछ एक जिंदा हो, लेकिन सेलेस्टियल रियल्म जो है पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। टाशान अब समझता है कि मतलब मैं सही था,
अब वांगलिंग इससे बोलता है वो सब छोड़ो, इस फर्नेस के अंदर क्या है। अब टाशान बोलता है मुझे बस इतना पता है कि पता नहीं कितने हजारों साल पहले सेलेस्टियल किंग केयरफ्री आए थे मेरे पूरे क्लैन को लेकर इस नीदर बीस्ट के अंदर, ताकि हम इस फर्नेस को गार्ड कर सके। अब वांगलिंग पूछता है कि इस जगह से मैं बाहर कैसे निकल सकता हूँ, मतलब ये लोग बेसिकली एक बीस्ट के अंदर है। टाशान बोलता है ये जगह पूरा सील है, निकल नहीं सकते, मैंने बहुत बार ट्राई किया है। अब वांगलिंग पूछता है कि उस सेलेस्टियल जेड के अंदर क्या है। ये बोलता है किसी ने देख ही नहीं पाया कि मतलब क्या लिखा हुआ है। अब ये सब सुनने के बाद वांगलिंग आगे बढ़ता है, फर्नेस को टच करता है, इसका डिवाइन सेंस दोबारा से इसके अंदर एंटर करता है। फिर से वो आवाज मानो इससे पेनेट्रेट कर रही हो और पहले से ज्यादा इंटेंस थी। अब वांगलिंग बट इस बार इसमें से बाहर नहीं निकलना चाहता था, इसको रजिस्ट करता है, बट फिर भी वांगलिंग को पीछे हटना पड़ता है क्योंकि उस चीज की इंटेंसिटी बढ़ते जाती है। 7 कदम ये पीछे हटता है तब जाकर रिकवर कर पाता है। अब इस बार ये ऊपर जाता है और फर्नेस के अंदर झांक के देखता है, हाथों में एक थंडर पावर बनाता है और फर्नेस के ऊपर फेंक देता है। जो ब्लैक फॉग था इस थंडर को डिवोर कर जाता है और वांगलिंग इधर चिल्लाता है एक्सप्लोड। नीचे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बट जैसे एक्सप्लोजन होता है तो ब्लैक फॉग थोड़ा तितर बितर हो जाते हैं, तो इसे अंदर में एक एरे दिखाई देता है, ट्रांसफर एरे। अभी जो ब्लैक फॉग था ये ह्यूमन का शेप लेने लगता है, एक वुमेन में बदल जाता है। लेकिन क्योंकि फॉग से बना था तो एग्जैक्टली कौन है ये वो पता नहीं चल पाता है। और ये चिल्लाती है, आवाज इतना खतरनाक था कि टाशान इसके तो हालत खराब हो जाते, ये बेहोश होने लगता है और इसका ओरिजिन सोल कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा था। वांगलिंग पीछे हटता है, फिर भी ये थोड़ा डैमेज होता है, खून की थोड़ी उल्टी करता है और दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। पर ये शैडो अचानक से इनके करीब पहुंच जाती है। अब वांगलिंग को गुस्सा आता है और ये तुरंत ही बोलता है सील। एक ब्लडी मिस्टोरा इस वुमेन को घेरने लगती है, ये कर्मा विप भी निकालता है और इस वुमेन की तरफ बेहिचक चला के मारता है। लेडी काफी पेन में थी, पीछे हटती है, फिर से वांगलिंग की तरफ बढ़ती है। इसके बॉडी से 9 ब्लैक गैस के मानो रेस से निकलते हैं जो तीर में बदल जाते हैं। वांगलिंग भी पीछे हट रहा था, पहले ही है टाशान को दरवाजे से बाहर फेंक देता है, थर्ड आई को एक्टिवेट करता है और ये जो ब्लैक गैसेस थी ये गायब होने लगती। ब्लैक गैस लेकिन फिर से इकट्ठा होने लगती है। इधर ओल्ड मैन उस ब्लैक गैस को देख सकते थे बाहर से। अब ओल्ड मैन को समझ में आता है बिना वांगलिंग के कमांड के ये सील्स बनाने लगते हैं। इनके ऊपर जो वो पौधों वाले मार्क थे वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ये जो लेडी थी ये चिल्लाती है, फिर से ओल्ड मैन की भी बॉडी काम जाती है, ये खून की उल्टी करने लगते हैं। दरवाजा लगभग बंद हो गया था और ये लेडी बाहर निकलने वाली थी। वांगलिंग तुरंत ही सेलेस्टियल ब्रश निकालता है और 6 स्टोक का सिंबल बनाता है और वुमेन को ब्लॉक कर देता है। टाशान वो तो हैरान था कि भाई ये क्या था। एंसेस्टर बताते हैं कि मिस्टीरियस यिन फर्नेस की स्पिरिट। वांगलिंग यहाँ बैठ जाता है और इन दोनों से कहता है आप जाओ और कोई 1000 फीट के अंदर में ना आए। टाशान और ओल्ड मैन निकल जाते हैं और जब ये वो टेक्निक यूज कर रहे थे ओल्ड मैन, तो इसने देखा था कि उनके टैटू मानो जिंदा हो गए थे। और ऐसा ही प्लेनेट सुजाकू के फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन वाले भी करते थे। और वांगलिंग सोचता है अगर ये पूरा जगह सील है तो मैं यहाँ पर अंदर कैसे आया, लेकिन मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। काफ़ी डेंजरस जगह है लेकिन अच्छा जगह है छिपने के लिए। अब वांगलिंग एक आइटम निकालता है जो कि 150 फीट लंबा 40 फीट चौड़ा था और इस पर बहुत सारे सींग बने हुए थे। ये था थर्ड गॉड स्लेइंग वॉर कैरियर। मतलब वांगलिंग के पास 3 वॉर गॉड कैरियर थे। एक इसने सेटुनान को दे दिया, एक जो था जिसके अंदर वो सिल्वर हॉर्न बीच था उसे वो मास्टर फ्लेम स्पार्क लेके चले गए, और ये तीसरा वाला था जो कि सबसे पावरफुल है। ये इतना पावरफुल है कि अगर ये कंप्लीट हो, जो कि शायद ये नहीं है, तो इससे एक गॉड को भी मारा जा सकता है। पहले की बात अलग थी, अब वांगलिंग काफी स्ट्रांग था। अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स ये पढ़ता है, वॉर गॉड कैरियर चमकने लगता है और यहाँ पर 7 रून्स को चमकते हुए देखा जा सकता था। अब इसे जिन्होंने गॉड स्लेइंग वॉर कैरियर बनाया था उन्होंने कुछ छोड़ा हुआ था, तो वो चीज़ें याद आती हैं कि ये जो थर्ड स्लेइंग वॉर गॉड कैरियर है बहुत पावरफुल है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा। इससे सेलेस्टियल गॉड को भी मारा जा सकता है, लेकिन ये पूरा नहीं है। इसे 3 मटेरियल्स चाहिए पूरा करने के लिए, मिस्टीरियस मिस्ट्री विंग, अंडरवर्ल्ड कल्चर वुड और सेलेस्टियल बटरफ्लाई सोल। क्योंकि मुझे वो 3 चीज़ मिली नहीं इसलिए मैं पूरा नहीं कर पाया। तो जो भी मेरा सक्सेसर बनेगा अगर वो इसे पूरा कर देता है तो एक तरह से मेरा भी जो काम था वो पूरा हो जाएगा और तुम उसके ओनर बन जाओगे। तुम्हें इन 7 रून्स को भी रिफाइन करना पड़ेगा, तब जाकर के इसका असली इफेक्ट दिखेगा। और इन्होंने लास्ट में लिखा था ये काम तुम्हें बहुत ध्यान से और चौकन्ने होकर करना पड़ेगा। जैसे वांगलिंग के पास बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, सब में आप अपने डिवाइन सेंस को मार्क करते हो। जैसे कि अगर आपका वो मटेरियल डैमेज होगा यानी कि वो अस्त्र, तो आप पर थोड़ा इम्पैक्ट आता है, लेकिन इसमें आपको अपने लाइफ फोर्स को लिंक करना पड़ता है, तो आपका ओरिजिन सोल डैमेज हो जाएगा खतरनाक लेवल पे।
आपके मरने के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसे लाइफ लिंक्ड ट्रेजर भी कहा जाता है। और क्योंकि इसमें आप लाइफ फोर्स लिंक करते हो तो इसका पावर काफ़ी बढ़ जाता है। वांगलिंग को समझ में आता है कि बाकी दो जो कैरियर थे उससे ये काफ़ी अलग है। फिलहाल ये मॉस्किटो बीच को बाहर निकलता है। मॉस्किटो बीच जब बहुत बाहर आता है, लंबे समय बाद आया था, काफ़ी एक्साइटेड था। और थंडर टोड भी अब बाहर निकलता है। ये हमेशा आलसी रहता है। अब फिलहाल वांगलिंग सेलेस्टियल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। ज़ूलिगो बाहर आता है और इससे कहता है कि मैं एक ट्रेजर रिफाइन करने वाला हूँ, तो कोई 1000 फीट के अंदर नहीं आना चाहिए। ज़ूलिगो भी बोलता है, मास्टर आप टेंशन क्यों ले रहे हो? जब तक कि कितना भी पावरफुल बंदा आ जाए, मेरी लाश को पार करके उसे जाना पड़ेगा। मैं बहुत लॉयल बंदा हूँ। बट वांगलिंग इसे लुक देता है, ये शांत हो जाता है। अब तीनों को रिलीज करने के बाद वांगलिंग यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। इसका ओरिजिन सोल बाहर निकलता है और वॉर कैरियर की तरफ बढ़ता है। बेसिकली अब इसका सोल एक तरह से एंशिएंट थंडर ड्रैगन जैसा ही था। और यहाँ पर जो कैरियर के आसपास रून्स बने हुए थे, यानी आप ऐसा समझ लो स्पेशल मार्किंग्स, उसे वांगलिंग डिवोर करने लगता है। लेकिन रून कोलैप्स नहीं करता है और ज़्यादा पावर रिलीज करता है। और फाइनली ये वांगलिंग के ओरिजिन सोल के साथ फ्यूज हो जाता है। वैसे ही ये सेकंड रून की तरफ बढ़ता है, उसे भी डिवोर करता है। ये वाला रून पहले वाले से ज़्यादा पावरफुल था। समय बीतता है, 5 दिन निकल चुके थे और 5 दिन में टाशान और एंसेस्टर 2 बार आ चुके थे। और मॉस्क्विटो बेस्ड थंडर को, थंडर टोड को और ज़ूलिगो को देखकर इन्हें मतलब पीछे ही रहना पड़ता है। और ज़ूलिगो जब चोजन इमॉर्टल क्लैन को देखता है तो अपने जीभ थोड़े चाटता है। तो फिर से कह रहा था, मतलब लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। बट किसी को समझ में नहीं आता कि अंदर वो क्या चीज़ है, यानी कि वॉर गॉड कैरियर। वांगलिंग का ओरिजिन सोल दोबारा से निकलता है। एंसेस्टर देखते हैं और बोलते हैं कि अपर सेलेस्टियल, मुझे कुछ पूछना है। पर वांगलिंग ध्यान नहीं देता है। अब ये 6वें रून की तरफ बढ़ता है, क्योंकि 5वें रून को डिवोर करते समय ये थोड़ा सा थक चुका था। और 7वां रून भी इस दौरान ये सीधा डिवोर कर लेता है। ज़ूलिगो देखता है और इनसे कहता है, चोजन इमॉर्टल क्लैन वालों से, कि कोई भी आगे नहीं आ सकता। और कहता है जो भी अगर आगे आएगा तो उसे मेरी लाश को, मतलब उसके ऊपर से जाना पड़ेगा। और ये पावरफुल ऑरा रिलीज करता है। अब एंसेस्टर बोलते हैं कि हमें अंदर नहीं जाना है, हमें बस कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। पर ज़ूलिगो चिल्लाता है कि शट अप। और ज़ूलिगो एकदम खतरनाक एक्टिंग करता है कि मेरे मास्टर ने मुझे लाइफ दिया है, उन्होंने मुझे स्पेल्स सिखाए। आज अगर मैं इतना पावरफुल हूँ तो मेरे मास्टर की वजह से। अगर तुम मेरे मास्टर को डिस्टर्ब करोगे वो मैं अलाउ कर ही नहीं सकता। अब एंसेस्टर सोचते हैं कि यार ये अपर सेलेस्टियल यानी कि वांगलिंग कितना लकी है कि उनके पास ऐसा स्पिरिट है जो कि इतना लॉयल है। बट टाशान को कुछ और ही लगता है। ज़ूलिगो अच्छी एक्टिंग कर रहा था बट वांगलिंग ध्यान नहीं देता है। इधर कैरियट और ज़्यादा इंटेंस होते जाता है और पावरफुल ऑरा को फिल कर चोजन इमॉर्टल क्लैन वाले थोड़ा सा ज़्यादा डरने लगते हैं। समय बीतता है, कुछ घंटे और निकल जाते हैं। 2 रून्स को भी अब वांगलिंग एब्जॉर्ब कर चुका था। और अब ये सोचता है, क्या मैं इसे लाइफ लिंक ट्रेजर के रूप में रिफाइन करूं? क्योंकि जो 7 रून्स थे अब ये फ्यूज हो चुके थे। इसके चेस्ट के आसपास इन्हें देखा जा सकता था। और अब ये बोलता है, गॉड स्लेइंग वॉर कैरियर सील रिलीज। तुरंत एक ब्लैक लाइट बाहर निकलती, 1000 फीट का सोल बीस्ट बाहर निकलता है। और इस बीस्ट को देखकर इमॉर्टल क्लैंस के लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। जो मॉस्किटो बीस्ट था उसके भी मानो बाल खड़े हो जाते हैं। थंडर टोड भी अपने पेट को फुलाने लगता है कि इस पर तो मैं अटैक करूंगा। ज़ूलिगो की ज़्यादा फट रही थी और बीस्ट सबसे पहले इसी की तरफ देखता है। पर डेविल कहता है कि मैं ग्रैंडपा ज़ू हूँ, मेरे पास एंशिएंट स्वॉर्ड स्पिरिट का इनहेरिटेंस है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। बस मैं उसे पूरी तरह से अभी एब्जॉर्ब नहीं कर पाया हूँ। वांगलिंग का ओरिजिन सोल इसके बॉडी में वापस आता है और ये अब हवा में उड़ता है। सोल बीस्ट अब वांगलिंग की तरफ बढ़ता है, मानो वांगलिंग को यह डिवोर करना चाहता हो। वांगलिंग विश को देखता है और बस एक ही वर्ड बोलता है, कोलैप्स। सोल विश तुरंत ही मानो कई भागों में फट जाता है, दोबारा से बनने लगता है। और ये दोबारा से वांगलिंग पर अब चढ़ाई कर रहा था। वांगलिंग फिर बोलता है, कोलैप्स। मतलब वांगलिंग इसको 7 बार कोलैप्स करवा सकता था, क्योंकि 7 रून्स थे और एक ही बार ये मौका मिलता है। अगर आप इसे लाइफ लिंक ट्रेजर में नहीं बदलते हो, लाइफ लिंक ट्रेजर में बदल लिए तो ये बीस्ट आपके कंट्रोल में है। और अगर 7 बार में भी आप लाइफ लिंक पे नहीं बदले हो और कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो आपको बदलना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये बीस्ट आपको डिवोर कर ही जाएगा। अब बीस्ट को और गुस्सा आता है। वांगलिंग 5 बार कोलैप्स ऑरा यूज कर लेता है और जब भी ये कोलैप्स करता था इससे भी काफी पेन होता था। 5 या 6 बार कोलैप्स करने के बाद बीस्ट भी डर जाता है और सरेंडर कर देता है। अब वांगलिंग इस बीस्ट के ऊपर जाता है और एक सोल इम्प्रिंट लगाता है। बीस्ट काफी छोटा होने लगता है और वॉर गॉड कैरियर में समा जाता है। पर जब ये छोटा होता है तो कोकून में पहले बदलता है, जो कि फटता है, जिसमें से 5 कलर वाली बटरफ्लाई बाहर निकलती है जिसके अपने पंख थे। पर तभी इस समय वो जो मिस्टीरियस इन फर्नेस था जिसके अंदर में एक ट्रांसफर एरे था,
अचानक से वो खुलता है, एक बंदा बाहर निकलता है और ये इस गेट की तरफ बढ़ता है। इसने ब्लू रंग के कपड़े पहने थे, आंखें काफी कोल्ड थी और ये कहता है, एक लोली सर्वेंट, ये क्या कर रहा है? अब ये जो बंदा था, इसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में मानो डेमोनिक ग्लो था। वांगलिंग यहाँ पर हवा में था और इसके पीछे वो बटरफ्लाई थी जो कि गॉड स्लेइंग वॉर कैरियर के एक्टिवेट होने के बाद निकली थी। अब इस समय जो चोजन इमॉर्टल क्लैन के लोग थे, खास करके टाशान वगैरह, उस बंदे को देखकर कहते कि भाई ये कौन है। अब ये जो ब्लू रोब्ड मैन था टाशान को देखता है, बाकी लोगों को देखता है, फिर इसकी नज़र वांगलिंग पे पड़ती है और ये सीरियस हो जाता है कि तुम यहाँ के तो नहीं हो, तुम कहाँ से आए हो। वांगलिंग भी कोल्ड था एकदम, इस बंदे को देखकर उसके कल्टीवेशन को समझ जाता है। ये बंदा कॉर्पोरियल यांग के पीक पर था, वांगलिंग से बस थोड़ा सा ऊपर। इधर टाशान को गुस्सा आता है, ये तुरंत ही टैटू वाला पंच बनाता है और इस बंदे पर मारता है। अब ये बंदा बस अपनी एक उंगली को आगे बढ़ाता है और बोलता है वो। टाशान जो पंच मार रहा था, मानो अपने आप ये रुक जाता है। इसके बॉडी में कोई तो पावर था जो कि इसे रोक रहा था। टाशान के पसीने छूटने लगते क्योंकि ऐसा पावर था जो इसके टैटूज को रोक रहा था, मानो इसके टैटूज खुद इसे रोक रहे हो। और इसे ऐसा लगता है कि अगर ये बंदा चाहे तो मुझे ऐसे ही मार सकता है, और इसे ही नहीं, पूरे इसके इमॉर्टल क्लैन के लोगों को। बट टाशान, ये बंदा अलग था, ये कैसे भी करके इसको खून आने लगता आंखों से, फिर भी आगे बढ़ना चाहता था। बट इस दौरान ये खून की उल्टी करने लगता है, आंखों से खून के धारे निकलते हैं, इसे झुकना पड़ता है। और ये बंदा बोलता है, तुम जैसे लोग जो कि हमारे स्लेव हो, मुझ पे अटैक कर रहे हो, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो तुम कब के मर चुके होते। और ये खुद को सेलेस्टियल कहता है। टाशान स्ट्रगल करता है और कहता है कि तुम कौन हो, एंसेस्टर तो पहले ही अब कुछ समझ चुके थे। और ब्लू रोडमैन सबको कहता है कि तुम लोग अभी तक नील डाउन क्यों नहीं हुए हो। और फाइनली सभी लोग इसे नील डाउन होकर ग्रीट करते हैं अपर सेलेस्टियल बोल के। दो लोग बस नील डाउन नहीं हुए थे, वांगलिंग और टाशान। टाशान एक बार नील डाउन हो भी चुका था, मतलब उस प्रेशर की वजह से, लेकिन ये स्ट्रगल करता है कि मुझे नील नहीं होना है। इधर वांगलिंग को समझ में तो आ जाता है कि चाहे फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन हो या चोजन इमॉर्टल क्लैन हो, दोनों सेलेस्टियल्स के दास है, मतलब इनके ऊपर एक इम्प्रिंट बना हुआ है। और ऐसा ही लीवान की फैमिली पे था, मतलब वो किसी और ने किया था, ऐसे समझ में आ जाता है। और ये जो स्लेव का मार्क है, इनके जो टैटूज हैं उसमें मिक्स है और बहुत पावरफुल है, ली युवान की फैमिली से भी ज़्यादा पावरफुल। और ये समझता है कि जब सेलेस्टियल रियल्म कोलैप्स नहीं हुआ था तो उस समय एक क्लैन था बहुत स्ट्रॉन्ग, जो कि सेलेस्टियल रियल्म वालों को भी टक्कर दे सकता था। हालांकि वो आखिरी में सेलेस्टियल से हार गए थे। ऐसा हो सकता है शायद चारों सेलेस्टियल रियल्म वाले ने उन पे मिलकर अटैक किया होगा, और वो थे ये टैटू क्लैन वाले, या आप इमॉर्टल क्लैन भी कह सकते हो। इधर ब्लू रोड मैन को गुस्सा आता है क्योंकि टाशान नेल डाउन नहीं हो रहा था, ये और ज़्यादा प्रेशर रिलीज करता है। इधर जूली को काफ़ी दूर भाग चुका था, उसे लगता है यार कुछ तो गड़बड़ है, और सोचता है अगर ये दैत्य हार जाए, मतलब वांगलिंग, तो इसे क्या करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ थंडर टोड और मॉस्क्विटो को गुस्सा आ रहा था। ब्लू रोड मैन भी चिंतित था वांगलिंग के कल्टीवेशन की वजह से, और खास करके वो जो बटरफ्लाई थी वो बहुत स्ट्रांग इसे फील होती है। और ये अंदाजा लगाता है कि ये छोटे मोटे क्लैन से तो नहीं होगा, सेलेस्टियल नहीं है, फिर ये है कौन। फिलहाल ये उस गेट को खोलता है, ब्लैक फॉग बाहर निकलता है, वुमेन वो बाहर आती है और वांगलिंग को घूरती है। साथ में फॉग बीस्ट भी यहाँ पर प्रकट होता है। अभी जो बंदा था इस फॉग बीस्ट को जमीन के अंदर जाने को कहता है। वांगलिंग को अब कुछ गड़बड़ लगता है, तो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ली मुवान कब जिंदा होगी। जिंदा होगी वो तो शायद आखिरी के आसपास, लेकिन उसका सोल फॉर्म हो जाएगा शायद 15-20 दिन के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो फॉग विश तो बहुत सारे थे, तो एक जो था वो 5 पंजों वाला वर्ड में बदलता है और इमॉर्टल क्लैन के लोगों की तरफ बढ़ता है और इन्हें मारने लगता है। क्लैन मेंबर कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि ये जो ब्लू रोब्ड मैन था उसके प्रेशर की वजह से वो लाचार थे। बाकी भी जो फॉग विश थे वो लोगों को डिफोर करने लगे थे। काफ़ी उदास थे लोग, कर भी क्या सकते थे। इन्हें समझ में आ चुका था टाशान जमीन पे झुका हुआ था, झुकना पड़ता है क्योंकि इसके नसें मानो फट जाएंगी उस प्रेशर की वजह से। ओल्ड मैन यानी एंसेस्टर वो रोने लगते हैं कि ऐसा क्यों। ये ब्लू रोब्ड मैन की तरफ देख कर कहते हैं क्यों। ब्लू रोब्ड मैन कहता है कि तुम लोगों का मिशन एक ही है, इस फॉग बिस्ट को खिलाना, मतलब खुद को सेक्रीफाइस करना। अब इस दौरान एक फॉग बिस्ट बच्चों की तरफ बढ़ता है। ब्लू रोब्ड मैन उसे रोकता नहीं है। वांगलिंग को अब आता है गुस्सा। वो फॉग बिस्ट इस दौरान ओल्ड मैन को डिवोर करने वाला था, अचानक से खत्म हो जाता है। टाशान को बहुत गुस्सा आ रहा था और ये कहता है कि सेलेस्टियल, आपको क्या लगता है मेरा क्लैन क्या है, हमें बदले में क्या मिल रहा है। हम ये इन्फर्नेस को गार्ड कर रहे हैं, और अब मुझे समझ में आ चुका है कि बेसिकली हम इस फॉग विश को गार्ड कर रहे हैं और इसका हम भोजन है। मैं रजिस्ट करूंगा चाहे मेरी बॉडी फट भी जाए।
इमोर्टल क्लैन के बाकी लोग भी अब रजिस्ट करने लगते हैं। ब्लू रोब्ड मैन कहता है, उस समय तुम्हारा क्लैन हार गया था, तुम हमारे दास बन चुके हो, तुम उसे बदल नहीं सकते। लोगों के बॉडी से ब्लड आने लगा था। ताशान तो खड़ा हो जाता है, आगे बढ़ता है। हड्डियां इसके टूट रही थी, पर फिर भी आगे बढ़ता है। अब ब्लू रोब्ड मैन ताशान की तरफ फिंगर बढ़ाता है। वांगलिंग को आता है गुस्सा। ये सोच रहा था मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा, बट अब शायद पढ़ना पड़ेगा। वैसे भी ये ब्लू रोब्ड मैन काफी मिस्टीरियस था और एक सेलेस्टियल था। अब वांगलिंग के मुंह से वो फ्रैगमेंट बाहर निकलता है और ताशान और उस ब्लू रोब्ड मैन के बीच में आ जाता है। ब्लू रोब्ड मैन एक सेलेस्टियल रून बनाता है, वांगलिंग की तरफ बढ़ाता है और कहता है, मुझे लगा था तुम बीच में नहीं पढ़ोगे। वांगलिंग फ्रैगमेंट से ब्लू रोब्ड मैन पर अटैक करता है। ताशान के करीब आता है साथ में और कुछ ओरिजिन एनर्जी इसकी बॉडी में भेजता है, और जो उस बंदे का रून अटैक था उसे वांगलिंग डिस्ट्रॉय कर देता है। ब्लू रोब्ड मैन इस दौरान एक भाला निकालता है, फ्रैगमेंट पर अटैक करता है, पर कोलिजन की वजह से इसे पीछे हटना पड़ता है। मिडिल एज मैन इधर चिल्लाता है कि स्लेव्स मेरे साथ अटैक करो। अब इमॉर्टल क्लैन वाले क्या करें, इसके दास हैं, तो मानो उनकी बॉडीज अपने आप वांगलिंग पर अटैक करने के लिए बढ़ती है। वांगलिंग पीछे हटता है। वो जो बटरफ्लाई बनी थी वॉरगॉड के एरियट की वजह से, वो अभी भी उड़ रही थी और वो वांगलिंग को फॉलो करती है। इधर वांगलिंग को पता नहीं था कि थर्ड कैरियर का पावर क्या है। बस ये अपने सील को एक्टिवेट कर देता है बटरफ्लाई की बॉडी पे। बटरफ्लाई के पंख अब लहराते हैं। इसके पंखों से 5 कलर का पावर निकलता है, पाउडर बेसिकली। ब्लू रोब्ड मैन रुक जाता है और इस बटरफ्लाई की वजह से ही ये वांगलिंग पर अभी तक अटैक नहीं कर रहा था, क्योंकि इसे एक अलग पावर बटरफ्लाई से फील होता था। बटरफ्लाई फिर से पंख लहराती है। अब जो ब्लू रोब्ड मैन था अचानक से फील करता है इसके बाल अपने आप पीछे की तरफ जा रहे हो, जबकि हवा था नहीं यहाँ पर। ये खून के उल्टी करने लगता है और पीछे जाके गिरता है। और जब जब ये पंख लहराती थी ब्लू रोब्ड मैन पीछे जाके गिरता था और उसके बॉडी से ब्लड निकलता था और एक खुद बटरफ्लाई में बदल जाता था। अब ये बंदा डरने लगता है, मानो उसकी बॉडी इसकी ना हो, एक मिस्टीरियस पावर ने इसे सील कर दिया हो। ब्लू रोब्ड मैन अब इधर पीछे भागता है। थंडर एक्सप्लोड बोलता है। एक्सप्लोजन की वजह से ये अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पाता है और सोचता है कि यार ये कौन सा ट्रेजर है, ये बस अपने पंख लहरा रही है और मेरी बॉडी कोलैप्स कर जा रही है। और अब फिलहाल ये यहाँ से भागने को देखता है। वांगलिंग को इधर ये भी समझ में आता है कि गॉड स्लिंग वॉर कैरियर के साथ जो इसका कनेक्शन है, कि ये अभी भी इसका पूरा पावर यूज नहीं कर रहा है। बटरफ्लाई फिर से पंख लहराती है। जो बंदा भाग रहा था दरवाजे के करीब था और उसकी बॉडी मानो कांपने लगती है। उसे विश्वास नहीं होता है, उसकी बॉडी गायब होने लगती है, मतलब पैर नीचे से खत्म होने लगता है और धीरे धीरे पूरी बॉडी गायब हो जाती है। बंदा मर चुका था, पर इस दौरान एक ब्लैक वॉइड को दिखाया जाता है। ऐसा स्पेस जो मतलब पूरा काला अंधेरा जैसा हो, जहाँ पर ब्लैक फॉग था और यहाँ पर सेलेस्टियल स्पिरिचुअल हो रहा थी ब्लैक फॉग के अंदर। और ये बंदा आंखें खोलता है और अभी भी शॉक्ड था कि मेरे अवतार को, मतलब ये इस बंदे का अवतार था, इतना आसानी से कोई कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्या ट्रेजर है ये। तो स्टोरी यहीं समाप्त कर